नमस्कार। गर्मी इस बार अपने भीषण रूप में हमारे सामने है और कहा तो यह भी जा रहा है कि अप्रैल का महीना और मुश्किलों से भरा हो सकता है। वहीं आंकड़े हमें यह भी बता रहे हैं कि मार्च में गर्मी और लू ने पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश भर में कुल 9 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की गई है, जो औसत से 71% कम है। और इसी तरह देश भर के तापमान की बात की जाए तो मार्च में अधिकतम तापमान का औसत 33.10 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा है। वहीं कुछ दिनों पहले इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट आई, जो बताती है कि जलवायु परिवर्तन और तापमान बढ़ने से रोकने के लिए पूरी दुनिया को जो कदम उठाने थे वो बेहद निराशाजनक स्थिति में है। तो आखिर इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या कोई रास्ता है? क्योंकि आपदाएं तो आएंगी, लेकिन तैयारी में ही है समझदारी। तो आज आपदा का सामना में बात भीषण गर्मी, लू और बचाव की। तो पारा चढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है और इससे जुड़े क्या क्या तथ्य हैं जो हमें पता है, हम जरा उस पर नजर डालते हैं। तो जो ये ग्रीष्म लहर या कहें हीट वेव है, उसकी तीव्रता और अवधि में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और ख़ास बात यह है कि ये तीव्रता तो बढ़ ही रही है, भारत में ग्रीष्म लहरों या कहें जो हीट वेव है उसका दौर भी बढ़ रहा है। कई राज्य, जिले, शहर, कस्बे गंभीर रूप से प्रभावित दिख रहे हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो गर्मी बढ़ रही है उसके कई अलग अलग आयाम भी हैं। मसलन औसत अगर हम तापमान की बात करें, औसत अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड टूटा है मार्च में। और इसके अलावा मार्च में औसत अधिकतम तापमान 33.10 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक रहा है। और उत्तर पश्चिम भारत खासकर बात करें तो मार्च 2022 30.73 डिग्री सेल्सियस रहा है। और वहीं अगर हम देखें इसी इलाके में 15.26 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे स्थान पर न्यूनतम तापमान रहा है। तो आप देख रहे हैं अधिकतम न्यूनतम के बीच का जो फासला है वो कम हो रहा है। प्रमुख मुद्दे ये हैं कि पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान का हर व्यक्ति, संभावित व्यक्ति जिस पे असर पड़ सकता उस वहां तक ये सूचना पहुंचे, प्रभावी रोकथाम हो, प्रशमन के उपाय हो, रणनीति बने, और ये बन भी रही है। राज्य, जिला, शहर और स्थानीय स्तर के लिए कार्य योजना बने और क्रियान्वयन भी हो, उसकी भी हम कुछ झलक देख रहे हैं होते हुए। जागरूकता अभियान इसमें एक बड़ी भूमिका इसकी होती है और वो भी चलाई जा रही है। जीवन, पशुधन, आजीविका की रक्षा हो, उसके लिए भी तैयारियां हो। ये सुनिश्चित हो कि ये जोखिम और संवेदनशील क्षेत्रों की और खासकर लोगों की जिस पे ज़्यादा असर पड़ सकता है उसकी पहचान हो, सूचनाएं पहुंचे। जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, हितधारक है, उनकी भूमिका स्पष्ट हो, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसको क्या कदम कब उठाना है। जोखिम कम करने के लिए समुदाय आधारित प्रणाली को मजबूत करना होगा और उस पर भी काम चल रहा है। सभी स्तरों पे क्षमता का निर्माण होना चाहिए। आखिर ये प्रमुख मुद्दे तो हैं, लेकिन इसका आखिर मतलब क्या है, जमीन पे क्या है, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, हम इस पे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कई विशेषज्ञ। फिलहाल यहां पे हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
और आपदा का सामना में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम बात कर रहे हैं जो हीट वेव है, भीषण गर्मी है, जो लू की स्थिति है और कैसे हम तैयारी और बचाव कर सकते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, विशेषज्ञ, और उनसे परिचय आपका करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर एम महापात्रा, महानिदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। हमारे साथ हैं प्रोफेसर दिलीप मावलंकर साहब, निदेशक भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान। और हमारे साथ हैं कमल किशोर जी, सदस्य सचिव एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और सबसे पहले अगर मैं ये जानना चाहूँ डॉक्टर महापात्रा आपसे कि किस तरह की स्थिति हीट वेव की इस बार बाकी सालों से अलग है और कितनी इसकी तीव्रता है? हीट वेव की बात करें तो यूजुअली भारतवर्ष में मार्च से शुरू करके जून का पहला हफ्ता तक ज़्यादातर हीट वेव एक्सपीरियंस होता है। और ये हीट वेव कंडीशन स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कंट्री में दिखाई देता है। और ये हीट वेव पेनिनसुलर रीजन पे अप टू तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ज़्यादातर दिखाई देता है। और रेयरली कभी कभी कर्नाटक और तमिलनाडु एरिया में भी हीट वेव हो सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव, ड्यूरेशन ऑफ हीट वेव वगैरह सभी मई महीने में ज़्यादा होता है। और मार्च महीने में पहले सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री जैसे महाराष्ट्र से शुरू करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा तक हीट वेव देखने को मिलता है। और धीरे धीरे इसका इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ते हुए मई तक नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री में दिखाई जाता है। इस बार आप देखें तो मार्च महीना में 2 एक्टिव हीट वेव स्पेल शुरू हो गया था। सेकेंड वीक में एक हीट वेव स्पेल शुरू हुआ, लगभग 7 दिन रहा। और वो हीट वेव स्पेल सौराष्ट्र कच्छ से शुरू करके धीरे धीरे ईस्टवर्ड की तरफ गया और अप टू साउथ उड़ीसा एंड नॉर्थ आंध्र प्रदेश तक देखने को मिला। इसके साथ साथ हीट वेव कंडीशंस ऑल्सो जामू डिवीजन तक भी देखने को मिला है। और वेरी हाई टेम्परेचर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लोअर रेंजेस ऑफ हिमालयन रेंजेस में देखने को मिला है जी। जो भी हीट वेव कंडीशन नहीं था मगर फिर भी डिस्कम्फर्ट ज्यादा था। और ज्यादातर हीट वेव कंडीशन सेंट्रल पार्ट में रहा मार्च का फर्स्ट हीट वेव स्पेल में। सेकेंड हीट वेव स्पेल जो 27 मार्च को शुरू हुआ वो अगेन वही सौराष्ट्र कच्छ एरिया में शुरू हुआ, साउथ राजस्थान एरिया में। और धीरे धीरे ये एक्सपांड किया नॉर्दर्न प्लेन्स को। और आज का जो स्थिति है अभी कंटिन्यूअसली 27 मार्च से अभी तक हीट वेव कंडीशन चल रहा है मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। और स्पेसिफिकली गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश, ये सभी एरिया में ज्यादातर हीट वेव कंडीशन चल रहा है। मगर अभी अनुमान है कि अगले 5 दिन तक ये हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा। इसके साथ साथ बिहार तक भी हीट वेव कंडीशंस डेवलप हो सकता है। अभी हमारा रेड कलर वार्निंग जारी है राजस्थान के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअसली हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी टेम्परेचर सम पार्ट्स में 45 डिग्री सेल्सियस भी जाकर पहुंच गया है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं अगले 5 दिन, ये कार्यक्रम हमारा रविवार को आएगा और उसके बाद दर्शक अपने हिसाब से इसकी गणना करें। प्रोफेसर मावलंकर, हमें ये समझाएं कि इस तरह की कंडीशन बढ़ रही है, हम देख रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है लोगों के स्वास्थ्य पर, उनकी बाकी दिनचर्या पर? जब गर्मी बढ़ती है तो हमारा शरीर उससे जूझने के लिए तैयार होता है। शरीर में से पसीना बहता है और शरीर ठंडा होता है। ये एक फिजियोलॉजिकल और शरीर की रचना है। तो जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो उसके लिए ज्यादा हमें पानी पीना पड़ता है, प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है और उससे शरीर ठंडा रहता है। अगर ये न किया जाए और गर्मी में आदमी को काम करना पड़े, या बूढ़े लोग जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी, दूसरा रोग है, गर्म हवा के एरिया में है, तो उनको लू लगने का पॉसिबिलिटी, शक्यता रहती है। और इसीलिए ये हीट एक्शन प्लान और आईएमडी की जो वार्निंग्स है वो हमें देखनी चाहिए और उसके मुताबिक हमें गर्मी से बचाव के लिए पूर्ण तैयारी करनी। ठीक है, बिल्कुल। कमल जी, हमें अब ये समझाएं कि स्थितियां हमने देख ली एक तरह से, अब इसके लिए क्या मिटिगेशन के लिए कोशिशें हो रही हैं, क्या रणनीति है जो लगातार एनडीए में हालांकि उस पर काम करता रहता है, जो इवॉल्विंग सिचुएशन है इसको लेकर किस तरह की कोशिशें हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रीष्म लहर या हीट वेव को लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है।
पिछले 5 सालों में हमने हीट वेव से होने वाली जो मृत्यु दर है उसमें करीब 90 से 95% की कमी की है। तो वही हम इस साल भी कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य, एनडीएमए का लक्ष्य इस साल ये है कि हीट वेव रिलेटेड जो डेथ्स हैं, जो मृत्यु होती है, मृत्यु दर एकदम 0 हो जाए, शून्य हो जाए। और इसके लिए 3 चीजें करने की जरूरत है। पहली बात, डॉक्टर मावलंकर ने इसका उल्लेख किया कि हर स्थानीय स्तर पे हीट वेव एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। हर 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 एक स्थानीय इलाके का जो एक्शन प्लान होगा वो अलग होगा, वो उनकी जरूरतों के हिसाब से होगा। इसके लिए एनडीएमए ने 2016 में, फिर उसको 2019 में उसका अपडेट करके दिशा निर्देश जारी किए हैं। फरवरी में हमने सभी राज्यों के साथ मीटिंग की है और सबको कहा है कि हर स्थानीय स्तर पे, हर शहर का, हर कस्बे का अपना हीट वेव एक्शन प्लान होना चाहिए। दूसरी बात कि ये हीट वेव से जो होने वाले जो नुकसान है, इसमें हमें जन जन की भागीदारी चाहिए। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम सबको जागरूक होकर के एनडीएमए ने काफी जो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस मटेरियल जारी किए हैं, राज्यों को दिए हैं, उनका अगर अनुपालन किया जाए तो हर एक व्यक्ति अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकता है और ये सुनिश्चित कर सकता है कि वो बीमार ना पड़े और मृत्यु तो बिल्कुल ही ना हो। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आधिकारिक स्तर पे, ऑफिशियल स्तर पे, विभागीय स्तर पे ये काम सिर्फ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, इसमें सभी विभागों की जिम्मेदारी है। जैसे लेबर डिपार्टमेंट ये सुनिश्चित करे कि लोग जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, 11 से 3 जब हीट वेव का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रबल रहता है, उस समय उनको छुट्टी दी जाए, सुबह जल्दी काम हो, शाम को देर तक काम हो। पेयजल विभाग है, वो इस चीज को सुनिश्चित करे। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, वो लोग बहुत वल्नरेबल हैं, तो उनका हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा कि जो भी उनको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि वो तो पूरे दिन रहते हैं, उनकी शिफ्ट ऐसे लगाई जाए, उनको पानी की व्यवस्था रहे। तो सभी विभागों को साथ में मिलकर के जो लोकल उनका हीट वेव एक्शन प्लान है उसको क्रियान्वित करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम ये सब करें तो हम हीट वेव से होने वाली मृत्यु दर को शून्य कर सकते हैं। ये बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल, हीट वेव से जो मृत्यु होती है वो बिल्कुल अवॉइडेबल है। बिल्कुल, जैसा कि आपकी बात से ही पता चल रहा है कि इसमें कई सारी एजेंसियों को एक साथ एक एजेंडे पे एकमत होना है और उस पे काम करना है। तो ये कितना मुश्किल है या कितना आसानी से इसको अब किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया में लगातार पिछले कई सालों से इस पे काम कर रही है? देखिए, हमने इस पिछले 5-6 सालों में इसमें काफी सफलता हासिल की है। 2016 में जो अहमदाबाद हीट वेव एक्शन प्लान पहले बना हुआ था, उससे प्रेरणा लेके हमने एक राष्ट्रीय स्तर का एक दिशा निर्देश जारी किया और अब 22 से अधिक जो शहर हैं हमारे, उनके अपने अपने हीट वेव एक्शन प्लान हैं। मुझे लगता है इससे भी ज्यादा स्थानीय स्तर पे हीट वेव एक्शन प्लान बन चुके हैं और वो क्रियान्वित भी किए जा रहे हैं। आईएमडी डॉक्टर महापात्रा आपको बताएंगे, अभी लोकली स्पेसिफिक जो है फोरकास्ट देता है, वो जनरल फोरकास्ट नहीं देता है। और उसमें अगर हमारा हीट वेव अलर्ट रेड हो, जो कि अभी है, तो क्या एक्शन लेने हैं, ऑरेंज हो तो क्या एक्शन लेने हैं, येलो हो तो क्या एक्शन लेंगे, पूरा। और इसमें अलग अलग जो इसके हितधारक हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, ये साफ उसके अंदर बताया गया है। तो अभी जो हमने पिछले 5-6 सालों में जो प्रगति की है उसको जमीन पे और भी ज्यादा उतारना है, सभी को साथ लेके चलना है। मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि ये जन जन की भागीदारी चाहिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर महापात्रा, स्थानीय सरकारें, आईएमडी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। डॉक्टर मावलंकर का संस्थान काफी रिसर्च कर रहा है इस चीज के ऊपर, लेकिन एक एक व्यक्ति को इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये नहीं बस थोड़ी गर्मी है, और इसको सीरियसली लें। अगर सब लोग हम साथ करें तो मृत्यु दर को हम बिल्कुल 0 कर सकते हैं और जो इससे बीमारी होती है उसको भी कम कर सकते हैं।
जी जी, डॉक्टर महापात्रा, जिस तरह की महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कमल किशोर जी, ये हमें बताएं कि क्या जो सूचनाएं दी जा रही हैं, पूर्वानुमान दिए जा रहे हैं, राज्यवार अलग अलग हैं, और इसके अलावा उससे भी छोटे इकाई या यूनिट तक क्या भविष्यवाणी की जा रही है, पूर्वानुमान किया जा रहा है, और कैसे इसको इन सूचनाओं को प्रसारित या पहुंचाया जा रहा है? अभी जो हम हीट वेव वार्निंग का जानकारी देते हैं, इसको हम हमारे केंद्र स्तर पर जाता है, जैसे कि कभी केंद्र सरकार के संस्थाओं को, नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी को, और राज्य स्तर पर हमारा जो हीट वेव वार्निंग जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वार्निंग जाता है, और स्टेशन स्पेसिफिक, जैसे बताया कमल किशोर साहब ने, लोकेशन स्पेसिफिक हीट वेव इंफॉर्मेशन फॉर अबाउट मोर देन 1000 सिटीज भी जाता है, और हर डिस्ट्रिक्ट 732 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 5 दिन के कलर कोडेड वार्निंग दिया जाता है। और इसको हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट बोल रहे हैं हीट वेव का। इसमें हम सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि कल हीट वेव होगा, इसके साथ साथ हम बताते हैं कि हीट वेव की वजह से क्या क्या हो सकता है। और ये जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको एक जॉइंट इनिशिएटिव लेकर एक हीट वेव गाइडलाइंस बनाया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में। इसमें सभी स्टेट अथॉरिटीज, इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड अदर एजेंसीज लाइक मावलंकर साहब, सभी मिलकर ये गाइडलाइंस बनाया गया है। और ये गाइडलाइंस में सिर्फ हम नहीं बताते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हम ये भी बताते हैं कि रेस्पॉन्स एक्शन क्या होना चाहिए। जैसे हम आप लोग कैसे बोल रहे थे, पानी ज्यादा पीना चाहिए, कि शरबत पीना चाहिए, ठंड में रहना चाहिए, मिड डे में काम नहीं करना चाहिए, स्कूल का बंद करना चाहिए, वो सभी एक्टिविटी हीट एक्शन प्लान के जरिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेशन लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड संस्था के जरिए ये लिया जा रहे हैं। मगर जैसे कमल किशोर साहब ने बोल रहे थे, ईच पब्लिक की इसमें अवेयरनेस होना चाहिए, इंडिविजुअली भी वो एक्शन लेना चाहिए। तो यही हमारा सभी लोगों का प्रयास है कि इसको माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पे और संस्थाओं के जरिए माइक्रो लेवल पे हम एक्शन लें। और अच्छी बात यही है कि जब भी हम इस बार ज्यादा हीट वेव कंडीशन देखे हैं, मार्च से शुरू करके अभी तक ये जो स्पेल चल रहा है, लगभग अभी 13 दिन हो गया, मगर कोई मोर्टालिटी ऐसे देखने को नहीं मिला है। ये एक अच्छा सक्सेसफुल यू कैन से इवेंट आप बोल सकते हैं कि हम सभी मिलकर अर्ली वार्निंग को दिए हैं और अर्ली एक्शन भी लिए हैं, जिसकी वजह से अभी तक कोई डेथ नहीं हुआ है। मोर्टेलिटी यानी कोई भी जान हानि ना हो। डॉक्टर मावलंकर, हमें ये बताएं कि जिस तरह से स्वरूप बदल रहा है, अवधि बढ़ रही है हीट वेव की, हम जान रहे हैं इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है, तो क्या आम तौर पे जो तैयारियां होती हैं उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से? बिल्कुल। इस साल आपने देखा होगा कि मार्च से ही टेम्परेचर बढ़ने लगा है। पहले के सालों में हम 1 अप्रैल से हीट एक्शन प्लान की शुरुआत करते थे अहमदाबाद में। अभी हमें 1 मार्च से शुरू करने की बिल्कुल जरूरत है। दूसरा एक मुद्दा है कि अभी महापात्रा साहब ने बताया कि 1000 सिटीज, शहरों में ये टेम्परेचर का अनुमान किया जाता है और अगले 5 दिन तक का टेम्परेचर का अनुमान दिया जाता है। उसके साथ हमने यह भी पाया है कि जिस दिन में गर्मी ज्यादा होती है और रात को भी गर्म रहता है, उस दिन पे मृत्यु और बीमारी की शक्यता बढ़ती है, गर्मी की बीमारी से। इसलिए अभी IMD ने रात का टेम्परेचर देने की भी शुरुआत की है। सो सिर्फ दिन का टेम्परेचर बहुत है वो तो देखना ही है, बट अगर रात भी गर्म है नॉर्मल से ज्यादा, तो ज्यादा हमें चौकन्ना रहना चाहिए। ठीक है। सो ये कुछ चीजें अभी नई हम उसमें शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कमल किशोर जी, अब ये हम देख रहे हैं, ये स्थितियां जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन की स्थितियां हैं उससे इसका सीधा जुड़ाव दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त तक ये स्थितियां बनी रहेंगी, बढ़ भी सकती हैं अगर ऐसा कहें तो क्या एक दीर्घकालिक उपाय या दीर्घकालीन जो एक कार्य योजना उस पर भी काम हो रहा है? मसलन कि शहर में किस तरह से पेड़ पौधे लगाए जाएं, यातायात की व्यवस्था और जो तमाम तरह की दूसरी स्थितियां हैं, हरित पट्टियां या उस तरह की वनस्पतियां या जो भी प्लानिंग है वो आप बेहतर हमें समझाएंगे। तो क्या कोई दीर्घकालिक रणनीति भी बन रही है? जी बिल्कुल जी, अभी तक हमने जो हीट वेव एक्शन प्लान की बात की, ये सारी बातें जो हैं ये शॉर्ट टर्म बातें हैं। अभी
हीट वेव का सीजन आ गया तो इससे कैसे निपटना है इसकी तैयारी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हमारे देश के अधिक हिस्से हीट वेव की चपेट में आएंगे, जब हीट वेव के जो दिन हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी, तो ये काफी नहीं रहेगा, इससे भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। और 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि जो हमारा बिल्ट एनवायरनमेंट है, जिस तरह के हम भवन बनाते हैं, जिस तरह के हम घर बनाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी पारंपरिक विधि थी घर बनाने की, वो हमारे जलवायु के ज्यादा अनुकूल थी। अब हम ऐसे घर बनाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा बड़ी खिड़कियां होती हैं, उनके अंदर शीशे लगे रहते हैं, एयर कंडीशनिंग का लोड ज्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पारंपरिक विधि थी उसमें जो विजडम थी, उसके अंदर जो बुद्धिमत्ता थी, उसको दोबारा से खोजने की जरूरत है। और जैसे हम अपने घर बनाते हैं, अपने भवन बनाते हैं, उसमें उसको निहित करने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि शहरी स्तर पे जो आपने हरित पट्टी की बात की, जो ग्रीन बेल्ट की, जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ग्रीन कवर की का जो महत्व है हीट वेव से निपटने के लिए, जिससे स्थानीय स्तर पे जो तापमान है वो कम होता है, उसके बारे में और उसको समझने की, उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। एनडीए में जो है कई इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, डॉक्टर मावलंकर हमारे साथ हैं, VNIT नागपुर, इनके साथ मिलकर के इन चीजों पर रिसर्च कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, जिससे कि हम इन चीजों को अपने शहरी विकास की प्रणाली में निहित कर सकें। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ग्रीष्म लहर है, जो हीट वेव है, उसका सब पे एक समान प्रभाव नहीं पड़ता है। अलग अलग जो हमारे समाज के तबके हैं, किस तरह का उनका व्यवसाय है, किस तरह की उनकी आर्थिक स्थिति है, ये सब देखते हुए उन सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो इसको और गहराई में समझने की जरूरत है। इस पर भी जो हमारे यहाँ एनडीए में है और संस्थानों के साथ मिलकर रिसर्च कर रहा है। तो अगर हम ये 3 चीज करें, हम अपना बिल्ट एनवायरनमेंट सुधारें, अपने जो हरित पट्टी है, जो ट्री कवर है, उसके महत्व को समझें, और अलग अलग लोग जो हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, जो हीट वेव से ज्यादा एक्सपोज रहते हैं, इसको समझें, तो दीर्घ काल में भी हम लोग जो है हीट वेव से होने वाली खाली मृत्यु दर नहीं, बीमारी को भी, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी लॉस होता है लोगों का, उसको भी कम करने में सफलता पा सकेंगे। बिल्कुल। महापात्रा साहब, अब हम ये बताएं कि जो दीर्घकालिक नजरिए से, लॉन्ग टर्म नजरिए से हम देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन एक एविडेंट एक घटना जो होगी ही और हो ही रही है। तो ऐसे में क्या पैटर्न आने वाले सालों में हम देख सकते हैं इस पूरे हीट वेव से जुड़े मुद्दे को लेकर? हमारे जो टेम्परेचर की डाटा है उससे पता चलता है कि टेम्परेचर फॉर द कंट्री एज ए होल राइज हो रहा है, एंड एट द रेट ऑफ अबाउट 0.62 डिग्री सेल्सियस पर 100 ईयर्स। और इसका मतलब क्या होता है, जब आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हीट वेव कंडीशंस ज्यादा हो जाता है। और पास्ट में देखा गया है कि फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी हीट वेव की बढ़ रहा है। और जैसे प्रोजेक्शन है, हमारा आईपीसीसी रिपोर्ट जो अभी आए हैं लास्ट 1 ईयर में, इसका प्रोजेक्शन के हिसाब से भी टेम्परेचर बढ़ने वाला है। नेक्स्ट 2 डिकेड्स 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर होने का जो अनुमान किया गया है, इस हिसाब से देखते हुए वी कैन से दैट हीट वेव का फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ सकता है। और ज्यादा तक आप देखेंगे कि हीट वेव नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में सीमित होता है क्लाइमेटोलॉजिकली, और ये राइजिंग टेम्परेचर के साथ इसका जो स्पेशियल डायमेंशन है वो साउथ इंडिया की तरफ भी बढ़ सकता है। और ये सभी को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग में हीट वेव का अर्ली वार्निंग को सुदृढ़ किया है, और अभी हम इम्पैक्ट बेस्ड हीट वेव अर्ली वार्निंग दे रहे हैं। आपको शायद पता होगा, जब हीट वेव होता है कि हायर टेम्परेचर होता है, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रहता है, क्योंकि ज्यादा ह्यूमिड रहेगा तो फीलिंग टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है एक्चुअल टेम्परेचर से। सिमिलरली आपका लू विंड्स रहेगा फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में, और हीट है और ड्राई विंड्स भी आ रहे हैं, वार्म विंड्स आ रहे हैं, तभी इसका जो इम्पैक्ट है ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम अभी जो इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट हीट वेव का दे रहे हैं, इसके साथ साथ विंड का फोरकास्ट, ह्यूमिडिटी का फोरकास्ट, और इस सभी का कंबाइंड इम्पैक्ट
क्या हो सकता है इसका जी, भी पूर्वानुमान हम बिल्कुल। कर रहे हैं। ठीक और है। इसके साथ साथ जैसे हम देख रहे थे कि सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बहुत सारा असर पड़ सकता है। हम अभी क्या कर रहे हैं, सभी सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल पावर सेक्टर, जब कोई हीट वेव कंडीशन होता है, पावर सेक्टर बहुत लार्ज स्केल में प्रभावित होता है। उनका जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में इकोनॉमी इफेक्टेड हो जाता है और इंडिविजुअल लेवल में पावर सेक्टर इफेक्ट होता है। हम अभी पावर सेक्टर को जोड़ रहे हैं इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट के साथ, जैसे कि इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हेल्थ सेक्टर, ठीक है। सिमिलरली सरफेस ट्रांसपोर्ट, ओवर एयर ट्रांसपोर्ट तो होता है, ये सभी को हम जोड़ रहे हैं इसके साथ, जैसे भी उनको क्वांटिफाइबल इंफॉर्मेशन मिले मैनेज करने के लिए जब हीट वेव होगा। और इसके साथ साथ जैसे कम्युनिकेशन साहब बिल्कुल महापात्रा साहब, जो सिटी जब होता है ना, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, पूरी सिटी में एक ही तरीके का इम्पैक्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में हम अभी सभी इंफॉर्मेशन को इस सेक्टर में दिल्ली का इसको डेवलप कर रहा है, हमारे पास और ऑल सिटीज इसको डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पास वक्त की कमी है डॉक्टर महापात्रा। जी, एक आखिरी टिप्पणी मैं ले लूं प्रोफेसर मावलंकर से। मावलंकर साहब, संक्षिप्त छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। क्या जब इस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है, तो क्या कुछ नई बीमारियां भी सामने आएंगी? क्या अगर आएंगी तो किस तरह का प्रिकॉशन, सावधानी अभी से बरती जाए? सबसे पहले तो हमें लू से बचने की जरूरत है। मैंने कहा था वैसे जब गर्मी ज्यादा है तो बाहर नहीं निकलना है, पानी साथ में रखना है या तो पानी पी के निकलना है। उसके साथ साथ अगर गर्मी में काम करना है तो 1 घंटा काम करके एक 10-15 मिनट आराम करके फिर से काम शुरू करना है। ठीक है। और अगर तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा लग रहा है, तो तुरंत आदमी को अस्पताल या हेल्थ सेंटर ले जाना है, गर्मी से निकाल के उसके ऊपर ठंडा पानी डालना है। जी, तो ये करने से मृत्यु एकदम कम हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास वक्त इतना ही, हालांकि बेहद महत्वपूर्ण विषय ये। मैं अपने तमाम विशेषज्ञों का धन्यवाद करना चाहूँगा। कमल किशोर जी आपका, डॉक्टर महापात्रा आपका और डॉक्टर मावलंकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी समस्या है जो आने वाले वक्त में भी बनी रहेगी, लेकिन तैयारियां चल रही हैं, तमाम दिशा निर्देश है, तमाम एजेंसियां काम कर रही है, लेकिन सामुदायिक स्तर पे और निजी स्तर पे भी लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपदा के सामना के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।